जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम। लास्ट के वीडियो में हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज बाकी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो 11th नंबर था। काफ़ी डिटेल से हमने बात की किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन करती है। इसके बाद हमारा अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिक्लेरेशन देखने को मिलता है आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट का, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना देखने को मिलती है। तो ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर डीपीएसपी होगा। जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर बात की है तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है किस तरीके से वेलफेयर स्टेट के आइडियल्स को स्थापित करने का प्रयास करती है हमारी डीपीएसपी, और डीपीएसपी किस पार्ट में है और किस आर्टिकल में है, ये दो बातें आप ज़रूर कमेंट करिए। हमने काफ़ी डिटेल में इस पर बात की है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। डीपीएसपी पर ऑलरेडी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, और डीपीएसपी वाले चैप्टर से ऑलरेडी 50 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक, 50-60 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट मैंने अपडेट भी कर दी है, वहाँ से आप जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर। वैसे ही पॉलिटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजियर होते हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस स्टैटिक नेचर वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने लक्ष्मीकांत बुक अच्छे से कवर कर ली है तो वो ऑलमोस्ट लगभग सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं स्टैटिक वाले। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन करता है अपने बेसिक स्ट्रक्चर को किन टर्म्स में, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी के टर्म्स में। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के फीचर को, ताकि ये सेफगार्ड कर सके सिटीजन्स की लिबर्टीज़ को और प्रिजर्व कर सके उन आइडियल्स को जिस पे हमारा संविधान आधारित है। तो देखिए, ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा, बिकॉज हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कवर किया तब हमने बात की कि बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है, और केशवानंदा भारती केस के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है, जिसके तहत यहाँ कहा गया है कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर को किन टर्म्स में डिफाइन किया गया है, तो फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म ये सब फीचर तो हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं है, बल्कि जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं उनके बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, इस वजह से फर्स्ट गलत है। सेकंड देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है। ये बात भी गलत है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स केशवानंद भारती से पहले भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब हमने फंडामेंटल राइट का डिस्कशन किया था उस टाइम पे हमने आर्टिकल 13 की बात की थी, और आर्टिकल 13 पर हमने ये कवर किया था कि अगर कोई भी प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सोनेंस में नहीं है, इस पे ध्यान दीजिए, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी वैसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन में है, यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंध नहीं रखते, तो वैसे प्रोविजंस को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि ये प्रोविज़न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ओके, बाकी प्रोविजंस के लिए नहीं। तो लेकिन इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया है सिटीजन लिबर्टी के लिए और प्रिजर्व करता है आइडियल्स को, यहाँ पे कहीं भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न की बात नहीं कह दी गई है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो काफ़ी आपको ध्यान से इंटरप्रेट करना है, और जब भी आप इन आर्टिकल्स को कवर करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है भी या नहीं, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रही है। खास करके पार्लियामेंट वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशन के बेस पे हैं, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। तो ये बातें बहुत ध्यान रखनी है आपको कि कौन सा प्रोविज़न आरपीए में है, या कौन सा प्रोविज़न हमारे जो पार्लियामेंट की रूल बुक है उसमें है, या कन्वेंशन से चलता आ रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। तो आई होप अब आपको ये सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट तो खैर काफ़ी आसान था, बट सेकंड को लेकर के कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है, इस वजह से मैंने काफ़ी डिटेल में से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिनका पॉलिटिकल साइंस में बैकग्राउंड है या ऑप्शनल पीएसआईआर है,
तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा, अदरवाइज फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। बिकॉज मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में जीएस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उतना महत्व नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तब तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गांधी जी और मार्क्सिज्म का जो फाइनल गोल है वो स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना है, बट इनके जो माध्यम है यानी जो इनका मीन्स है इस गोल को अचीव करने का, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। गांधी जी ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉन वायलेंस की बात करते हैं, बट जो कार्ल मार्क्स है ये वायलेंट मेथड्स के इस्तेमाल की बात करता है। तो इस वजह से इनका मीन्स अलग है, बट फाइनल गोल बिल्कुल सेम है, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। और गांधी जी जैसे ओसेनिक सर्कल ऑफ पावर की बात करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, गांधीज्म मार्क्सिज्म इन पर। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो फाइनल गोल है वो स्टेटलेस सोसाइटी है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज अगर अभी मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। पहले में कहा जा रहा है ये एक एजेंसी है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्कोप को वाइडन करती है। दूसरा कहा जा रहा है कि फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का कार्य करती है। तीसरा कहा जा रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। चौथा कहा जा रहा है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियम्बल के ऊपर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, बिकॉज अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिटी है तो ही इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो देखिए, प्रियम्बल पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, प्रियम्बल पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने जैसे आपको बताया है 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। सबसे पहले ये देखना है कि पार्ट है या नहीं। तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इस चीज़ पर बहुत बार जजमेंट्स निकल करके आई है। दोस्तों, इस पर हमने जब डिटेल में बात की थी प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस 1960 में निकल करके आया और यहाँ पे कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन आगे केशवानंद भारती केस जजमेंट 1973 में यहाँ पे कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद फर्दर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में कहा गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी होगी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर बी तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कह दिया गया नॉट अ पार्ट। तो अब हमें आगे देखना है कि इसका लीगल इफेक्ट है या नहीं। इसमें कहा गया नो लीगल इफेक्ट, फिर आगे कहा जा रहा है सेम लीगल इफेक्ट, और तीसरे में कहा जा रहा है नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। तो देखिए, लीगल इफेक्ट तो नहीं है। लीगल इफेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की तो ये लीगली एनफोर्सिएबल है, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है तो ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स के द्वारा इसे इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वायलेशन पर जैसे मैंने बात की है कि फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट जारी किया जा सकता है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल नहीं है बाय लॉ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर नो लीगल इफेक्ट और सेम लीगल इफेक्ट में बात की जाए तो लीगल इफेक्ट तो नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर सी भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमें ए और डी में चेक करना है। यहाँ पे सिंपली कहा गया नो लीगल इफेक्ट, और डी में कहा गया नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो डी का क्या मतलब है, अगर आप ए को देखें तो सिंपली कह दिया गया कि किसी प्रकार का कोई लीगल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप फोर्थ को देखें तो यहाँ पे कहा गया इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रियम्बल में काफ़ी सारे एस्पायरेशंस है, जैसे सोवरेन कंट्री डिक्लेयर किया गया है, सोशलिस्ट है। तो ये सब जो टर्म्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस में भी देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं सेकुलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट की तो हमें पता ही है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी कवर्ड है। ओके, आर्टिकल 25 टू 28 के बीच रिलीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, तो रिलीजियस फ्रीडम वाला। तो अब ये जो रिलीजियस फ्रीडम देखने को मिलता है, और ये बात हमें पता है कि हमारे प्रियम्बल में भी सेक्युलर वर्ड है। ओके, आपको कमेंट में ये बताना है कि ये किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल वाला जो प्रोविजन है ये दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग तो है, बट इसका कोई इंडिपेंडेंटली लीगल इफेक्ट नहीं है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रियम्बल का जो प्रोविजन है वो बाकी प्रोविजन के द्वारा लागू तो हो रहा है, बट इसका कोई इंडिपेंडेंटली इफेक्ट नहीं है। यानी इसके समतुल्य, यानी अगर कोई प्रोविजन सिमिलर है तो उसे अदर पार्ट में अगर कोई देखने को मिल रहा है और इसी के सिमिलर है, प्रियम्बल के सिमिलर, तो डेफिनेटली वो एनफोर्सिएबल है। बट अगर वो प्रियम्बल में इंडिपेंडेंटली है तो वो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पार्ट 4 के प्रोविजंस के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें करेक्ट है। तो पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, पहले में कहा जा रहा है कि ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सिएबल हैं और दूसरे में कहा जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो अगर डीपीएसपी की बात की जाए और फंडामेंटल राइट्स की भी, तो फंडामेंटल राइट्स तो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, बट डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, बल्कि ये सर्टेन गाइडलाइंस है स्टेट्स के लिए। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स यहाँ पे फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, बिकॉज ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शंस में देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करूँ और सेकेंड को करेक्ट मानूँ तो हमारे पास बी और डी बचता है ऑप्शंस में। तो यानी थर्ड भी हमें चेक करना है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। तो ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे डीपीएसपीज में प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका जब स्टेट्स लॉ बनाएगी, लॉ को मेक करेगी, तो डीपीएसपीज का काफ़ी अहम योगदान होता है और उसी के अकॉर्डिंग लॉज इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इस पे ध्यान दें कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन भले ही वो सही हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात देखने को मिलती है या नहीं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखेगा आपके आंसर में। अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, यानी वैसे पर्सन जो वोट के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें मिनिस्टर बनाया जा सकता है स्टेट में फॉर 6 मंथ, इवन इफ ही सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। तो देखिए, मिनिस्टर, अगर मैं मिनिस्टर बनने से पहले अगर बात करूं कि वोटिंग के लिए एलिजिबल एज क्या है, तो 18 ईयर्स से आपको पता है ये। बट अगर मिनिस्टर की बात की जाए, स्टेट में मिनिस्टर यानी एमएलए बनने की, विधायक की, तो मिनिमम एज 25 है। यानी अगर इवन 18 ईयर्स कोई पर्सन अटेंड कर चुका है तो उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज 18 ईयर्स में मिनिस्टर बनने का प्रोविज़न नहीं है। मिनिस्टर बनने के लिए एटलीस्ट 25 ईयर्स तो एज होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट गलत है। सेकेंड पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified for contesting of election even after his release from prison। यानी आरपीए के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन कोई कन्विक्टेड है, यानी दोष सिद्धि हुई है उसकी क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर के और इम्प्रिजनमेंट दिया गया 5 ईयर्स का, तो उसे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग देखें तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, बल्कि एक फिक्स टाइम पीरियड जो कि डिक्लेयर किया जाएगा किसी पर्टिकुलर केस में, वो माना जाएगा। तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो इस तरीके से सेकंड भी गलत है और हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, नीदर 1 नोर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है और ये पार्लियामेंट चैप्टर से है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है वैसे। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंग्स फिट। यानी जो प्रेसिडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के सेशन को समन कर सकते हैं जिस भी प्लेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे। दूसरे में कहा जा रहा है कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है 3 सेशंस को कंडक्ट कराना। यहाँ पे आपको वर्ड पे फोकस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा देखने को मिलता। ओके, ये कन्वेंसरी प्रैक्टिसेस होते हैं। तो सेकंड गलत है। तो ये चीज़ें आपको तभी क्लैरिटी होंगी जब आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर कवर करेंगे लक्ष्मीकांत बुक से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रोविज़न है, जैसे अगर मैं बात करूँ 0 आवर की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली था या नहीं, या ये किस देश से अडॉप्ट किया गया, या कोई इंडियन इनोवेशन है। तो इस तरह की बातों पर जब आप ध्यान देंगे तो काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज डिसाइड नहीं किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा कि एक साल में कितनी बार मीटिंग होनी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर हम 3 सेशंस देखते हैं तो ये कन्वेंसरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चलता है, बट सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो गैप है एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का, ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें, स्टेटमेंट्स देखें, तो पहला बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। तो दूसरे को अगर हम एलिमिनेट करें और थर्ड बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 3 ओनली। दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी सवाल किए
ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं उनकी। जब हम चैप्टर वाइज कवर करते हैं, मान लीजिए हमने प्रीएम्बल कवर किया तो उसके एंड में प्रीएम्बल से आए काफ़ी सारे क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में उस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर किया है और उस टाइम पे इससे संबंधित जितने भी सवाल आते हैं और इनका सोर्स डेफिनेटली जिस भी बुक से हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए हम कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो सारे क्वेश्चन हम एक साथ कवर करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसी पेपर के अंदर जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें कवर करेंगे और उनके मैं सोर्सेज भी बताऊंगा। पॉलिटी के सोर्सेज आपको पता ही है, मोस्टली लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिक वाले। और थोड़ा पैटर्न ऐसा रहता है कि अगर आपको कंसेप्ट आपके क्लियर है कि कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, या किस प्रोविजन से देखने को मिलता है, तो क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ईजिली टैकल कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल तो है ही बहुत ज़्यादा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही और उस टाइम पे हम हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के इसी तरह से क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।